Hello everyone, welcome back to the series called Editorials Made Easy by Team Raj Malhotra। आज द हिंदू न्यूज़पेपर में मिस्टर M.K. नारायण का एक आर्टिकल आया इंडिया चाइना रिलेशंस पर। मिस्टर नारायण हैड बीन द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। एक बहुत ही इंसाइटफुल पर्सनैलिटी ने एक बहुत ही इंसाइटफुल आज आर्टिकल दिया इंडिया चाइना रिलेशंस पर। अकॉर्डिंग टू मिस्टर नारायण, जब से 2013 ऑनवर्ड शी जिनपिंग चाइना में एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स आए हैं, चाइना की फॉरेन पॉलिसी जो है वो काफ़ी अग्रेसिव, काफ़ी एसर्टिव हो गई है। ऑन द वन हैंड चाइना बोलता है कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को पीसफुली, एमिकेबली, डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करना चाहता है। एक स्टेटमेंट आती है, लेट द ड्रैगन एंड द एलिफेंट डांस टुगेदर। Elephant, that is India, dragon, that is China, let them dance together means let this be the rise of Asia. On the other hand, बार बार बॉर्डर के ऊपर स्किर्मिशेस होती हैं, चाहे वो डोकलाम में हो, गलवान में हो, बार बार ये बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं। और मीनवाइल चाइना अपने बजट में डिफेंस की स्पेंडिंग को 7% से ज़्यादा इंक्रीज करता है। इफ़ वी कंपेयर इट विद इंडिया तो हम अराउंड 2% इंक्रीज करते हैं एंड दिस क्रिएट्स एन एक्सपोनेंशियल डिफरेंस। इंडिया के लिए थ्रेट परसेप्शन बहुत सीरियस है। ग्लोबल टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल का है। व्हेन वी ऑलरेडी नो दैट ग्लोबली यूक्रेन वॉर चल रही है, मिडल ईस्ट में क्राइसिस हैं, ऐसे टाइम पर अमेरिका जो अपने आप को थोड़ा सा दूर कर रहा है यूरोपियन पॉलिटिक्स से, नाटो से, क्या वो चाइना को काउंटर कर पाएगा? इस टाइम पर जब अमेरिका एक ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है और चाइना के ऊपर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ इम्पोज किया है विच हैज़ कम टू ऑलमोस्ट 125%, क्या इंडिया चाइना से दूर रहकर अमेरिका के क्लोज जाकर अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रख पाएगा? या कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो हम कहते हैं इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट फोर्स। आउट ऑफ नोवेयर अमेरिका और चाइना की टैरिफ वॉर अगर अमेरिका और चाइना को एक बार फिर से क्लोज ले आती है तो इंडिया के लिए एक और नया चैलेंज हो जाएगा। चाइना ऑलरेडी इंडिया के नेबरहुड में एक नई पॉलिसी इनिशिएट कर चुका है जहां पर वो नए फ्रेंड्स बना रहा है। द रीसेंट एग्जांपल इज़ बांग्लादेश, जहां पर शेख हसीना रिजीम के कोलैप्स के बाद चाइना का जो फुटप्रिंट है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी जिसे हमने एक्ट ईस्ट किया था, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये सब इस समय पर एक चैलेंज की सिचुएशन में है। चाइना एक चेकमेट की गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। क्या इंडिया इस चेकमेट की गेम को प्रॉपरली समझ पाएगा, हैंडल कर पाएगा, और क्या इंडिया इससे सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाएगा? इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे इज, मैं इंडिया चाइना रिलेशंस को लेफ्ट, राइट, सेंटर, from the times of पंडित जवाहरलाल नेहरू when India became independent and we signed पंचशील, फिर 1962 की वॉर थी और उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, इन सब चीज़ों के साथ साथ जो इस आर्टिकल में बताया गया है कि चाइना के पास कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनका डीप सीक हो या फिर उनका न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हों, जो भी आज चाइना के पास एडवांटेजेस हैं और जहां पे इंडिया को उसके साथ compete करना है, चाहे फिर वो टेक्नोलॉजी हो, मिलिट्री हो, या फिर वो रीजन के बाकी प्लेयर्स हों या ग्लोबल प्लेयर्स हों, इस सब को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी सिविल सर्विस जनरल स्टडीज़ पेपर के लिए, साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शन के लिए इस वीडियो में मैं एक बहुत ही होलिस्टिक कवरेज करने जा रहा हूं। अगर हम इंडिया चाइना रिलेशंस की बात करें, हिस्टोरिकली इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी कॉर्डियल रिलेशंस थे। एंशियंट टाइम्स की बात करें तो बुद्धिज़्म इंडिया से ओरिजिन करता है और चाइना की तरफ ये पॉपुलर बनता है। चाइना से बहुत से बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो थे, बहुत बड़े बड़े ट्रैवलर्स, चाहे वो फाइहान हो, ह्यूनसैंग हो, आईसैंग हो, दे केम टू इंडिया। अगर पॉलिटिकली बात करें तो हर्षा के टाइम पर इंडिया से एम्बेसीज एक्सचेंज की गई, चोला के टाइम पर यहाँ से ट्रेड एम्बेसीज गई हैं, डिप्लोमेटिक एम्बेसीज गई हैं। तो एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन था जो मिडीवियल टाइम पे भी कंटिन्यू करता गया। फिर थोड़ा मॉडर्न टाइम्स में आए, ब्रिटिश ने इंडिया को ऑक्यूपाई किया। ब्रिटिश की पॉलिसीज़ टूवर्ड्स चाइना, टूवर्ड्स तिब्बत, इनके चलते हुए इंडिया और चाइना के बीच में फाइनली 1912 के आसपास जाकर मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई। अब जब
चाइना के साथ बॉर्डर पर मैकमोहन लाइन ड्रॉ की जा रही थी। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो उस समय पर चाइना में एक रिपब्लिकन रेवोल्यूशन चल रहा था, जब नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर सन यट सेन वहाँ पर एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश कर रहे थे। तो चाइना उस समय पर पूरी तरह से इस मैकमोहन लाइन की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। ऐसे टाइम पर चाइना में एक इंटरनल क्राइसिस की सिचुएशन थी जो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई जब आफ्टर द सक्सेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, जब लेनिन ने रशिया में कम्युनिस्ट रिजीम इस्टेब्लिश किया और रशिया यूएसएसआर बना, जिसके चलते हुए चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी इमर्ज की अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग, द फर्स्ट सुप्रीम लीडर ऑफ चाइना। अब नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में क्राइसिस की सिचुएशन थी। इतने में जापानीज अथॉरिटीज़ जो थी वो इंपीरियल एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट कर गई और चाइना पे इन्वेजन हो गया। फिर वर्ल्ड वार हुई। अब वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुई तब फिर एक बार चाइना में इंटरनल क्राइसिस आए और फाइनली 1949 में माओ जेडोंग की लीडरशिप में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश हुआ। अब ये इस्टेब्लिश होने के बाद चाइना ने तिब्बत के लिए एक एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट की। इंडिया ने एक नेबरहुड पॉलिसी के चलते हुए चाइना की तिब्बत इन्वेजन को कुछ टाइम के लिए इग्नोर भी किया, लेकिन व्हेन चाइना बिकेम मोर अग्रेसिव इन तिब्बत एंड दलाई लामा हैड टू सीक असाइलम ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें अकोमोडेट किया, जिसके चलते हुए इंडिया चाइना के रिलेशंस स्ट्रेन होने शुरू हुए। और इसी दौरान चाइना ने मैकमोहन लाइन को भी डिस्प्यूटेड डिक्लेयर करना शुरू किया। टू मेंटेन द रिलेशंस कॉर्डियल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी मेथड या जो उनकी एक अप्रोच थी उसे ध्यान में रखते हुए चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन किया 1954 में, जिस पे एम्फेसाइज किया गया था कि दोनों देश म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ईच अदर। नॉन एग्रेशन की बात की गई, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स की बात की गई, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट की बात की गई एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की गई। टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बेसिक पोस्टुलेट्स का एक पार्ट है और ये आज भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। लेकिन इस सब के चलते हुए हिंदी चीनी भाई भाई का जो एक हमारा स्लोगन था, उस सब के चलते हुए भी जो मिसट्रस्ट था वो कहीं ना कहीं बढ़ता गया एंड फाइनली 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुई, बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ। अब पेपर 1 जो है जीएस पेपर 1, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट पढ़ते हैं, उसमें ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। पेपर 2 में इंडिया फॉरेन पॉलिसी में इंडिया चाइना रिलेशंस की बैकग्राउंड में ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। 1978 से लेकर 2012 तक जब डेंग चाइना में प्रेसिडेंट थे, तब चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। उस फॉरेन पॉलिसी का जो गाइडिंग प्रिंसिपल था वो था हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। चाइना पीसफुली इंटरनली राइज कर रहा था और खुद को एक पार की तरह डेवलप कर रहा था, कल्टीवेट कर रहा था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस था रादर देन ऑन टेरिटोरियल एक्सपेंशन या मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशंस। सो इस टाइम पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी, उन्होंने चाइना विजिट किया था 1988 में आफ्टर डिकेड्स ऑफ फ्रोजन रिलेशंस, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पर एक वार्मथ जो थी वो दिखनी शुरू हुई जब हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के थ्रू एग्रीमेंट साइन किए 1993, 1996 और 2005 में। फिर शी जिनपिंग साहब जब पावर में आए फ्रॉम 2012-13 ऑनवर्ड्स, तो इस आर्टिकल में भी बोला गया है कि चाइना की जो अप्रोच थी वो एविडेंटली अब चेंज होनी शुरू हो गई। अब जो हाइडिंग द स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट था उसको इग्नोर किया गया, उससे फंडामेंटली शिफ्ट लिया गया और चाइना ने एक ड्रीम देखना शुरू किया। द ड्रीम इज ग्रेट रिजुविनेशन ऑफ चाइनीज नेशन। अब वो चाहते हैं कि वो इस रीजन में, ना केवल इस रीजन में, एशिया में, वो ग्लोबली अपने आप को एज द मेजर प्लेयर देखते हैं और वो इस पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इस सब के चलते हुए चाइना ने अपने आप को एक एग्रेसिव पॉलिसी के साथ अलाइन किया। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए चाइना की ये एसर्टिव पॉलिसी
बहुत सारे तरीक़ों से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जीएस में, पेपर 2 में, पेपर 3 में, पेपर 4 में और पीएसआईआर ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। बॉर्डर मैकेनिज्म्स और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को लेकर चाइना की अप्रोच अब बहुत एसर्टिव और एग्रेसिव होती जा रही है। जो इंडिया की इंसर्कलमेंट की पॉलिसी थी वो और ज़्यादा एग्जर्टिव एग्रेसिव हो गई। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया। धीरे धीरे स्क्रिमिशेस बढ़ती चली गई और 2013 में देपसैंग में चाइनीज़ लिबरेशन आर्मी का इंट्रूजन होता है ईस्टर्न लद्दाख में। 2016 में डेमचौक में चाइना ने ऑब्जेक्शंस किए जहां पर इंडिया इरिगेशन कनाल नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा था। 2017 में डोकलाम में 2.5 महीने 73 डेज़ का एक स्टैंड ऑफ होता है जहां पर चाइनीज़ रोड कंस्ट्रक्शन जो थी वो भूटान की तरफ आ रही थी, भूटान की टेरिटरी में, और इंडिया ने उस पर ऑब्जेक्शन किया। और 2020 में एक बहुत ही वायलेंट क्लैश हुआ गलवान वैली में। इस सब के चलते हुए रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन्ड और स्ट्रेस्ड हो गए थे। अब ऐसे में यूपीएससी एस्पिरेंट्स को समझना होगा कि इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स नेबरहुड किस तरह से इवॉल्व करती है। जब ये सारी की सारी टेंशन्स यहाँ चली, ऐसे टाइम पर चाइना ने इन द रीसेंट बजट एक डिफेंस बजट एसिमेट्री क्रिएट कर दी है, जब चाइना ने अपना डिफेंस का बजट 7.2% इंक्रीज किया है। इससे अप्रॉक्सीमेटली 3:1 की रेशो में डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज डिफेंस एक्सपेंडिचर। इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर बिलो देन 2% है, जैसा कि एडिटोरियल में बोला गया है, अदरवाइज इट इज़ 1.7%, राइट। अब मिलिट्री कैपेबिलिटी गैप के कारण चाइना के पास सिर्फ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ही नहीं है, उनके पास मॉडर्न वेपनरी भी है। उसमें चाहे टैंक्स हों या फिर गन्स हों या मिसाइल्स हों या हैवी वेपनरी हो, चाइना हर चीज़ में इंडिया से बहुत आगे निकलता जा रहा है। चाइना ने अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और साइबर कैपेबिलिटीज़ में भी चाइना ने एक लीप लिया है। न्यूक्लियर के फील्ड में तो चाइना इंडिया से काफ़ी आगे निकल गया है। हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स उसने अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल में ऐड किए हैं। इस सब के चलते हुए इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, उस पॉलिसी को कंटिन्यू करना और चाइना के साथ अपने आप को तैयार रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब चाइना की ये सारी की सारी पॉलिसीज़ को देखते हुए अ कैंडिडेट हु इज़ एस्पायरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, उसे देखना होगा किस तरह इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम इवॉल्व हुआ फ्रॉम 1974, जहाँ पर हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए थे, टू वेपनाइजेशन जब हमने 1998 में पोखरण 2 किया था। एनएसजी डायनामिक्स समझने होंगे, इंडिया का एक्सेप्शनल स्टेटस समझना होगा और कंसर्न्स होंगे अबाउट द एडिक्वेसी ऑफ मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस गिवन चाइनाज एक्सपेंडिंग आर्सेनल। चाइना की इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए इंडिया को क्या करना है, किस तरह से हम अपने इस डेटरेंस को यूज़ कर पाएंगे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंडिया को अब एफर्ट्स करने हैं। सिमिलरली अगर हम रीजनल डायनेमिक्स की बात करते हैं तो नेबरहुड में बांग्लादेश के क्राइसिस जो हुए, उसके बाद जिस तरह से यूनुस साहब जो चीफ एडवाइज़र है बांग्लादेश के, उन्होंने चाइना के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी बनाई है। जैसे उन्होंने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की और इंडियन ओशन की वेस्ट जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है उसके लिए उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये सब बताते हैं किस तरह से चाइना इंडिया के साथ एक चेकमेट की गेम खेल रहा है, चेस गेम। रिसेंटली एक दिन पहले इंडिया ने बांग्लादेश के साथ जो सी में ट्रांसिट का रूट है उसको लेकर भी कुछ चेंजेस किए हैं। आई होप यू हैव बीन कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। चाइना ना केवल बांग्लादेश, वो वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका जिसे हम वाना रीजन कहते हैं, वहाँ पर भी एक लीप लेता जा रहा है। और ये वो रीजन है जहाँ पर न्यूक्लियर सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो एक और इम्बैलेंस क्रिएट होता जा रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। इस सब को देखते हुए इंडिया को और ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे ताकि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी भी सेव कर सकें। इंडिया के बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो रहेंगे, चाहे फिर वो छाबार पोर्ट की तरफ जाना हो, स्ट्रैटेजिक ऑयल एंड गैस पार्टनरशिप्स करनी हो, उस सब के लिए एक चैलेंज की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है।
टेक्नोलॉजी में चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वी ऑल नो डीप सीक, जिसने पूरी अमेरिका की एआई मार्केट को हिला दिया था। डिजिटल टेक्नोलॉजी, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड बोथ फॉर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एडवांटेजेस, इसमें एक टेक्नोलॉजिकल गैप क्रिएट कर दिया है जो कि इंडिया के लिए एक स्ट्रक्चरल चैलेंज बनता जा रहा है। इंडिया को इस टाइम पर डिजिटल इनिशिएटिव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स में इंडिया को और ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। फॉर एग्जांपल इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। अगर हम इन सारी चीज़ों में किसी तरह से पीछे रह जाते हैं तो सिचुएशन फ्यूचर में और ज़्यादा चैलेंजिंग और ग्रिम हो सकती है। रिसेंटली ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है, चाइना और रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील के साथ साथ इसमें ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथोपिया, ये सब लोग भी ज्वाइन कर गए हैं। ब्रिक्स की एक्सपेंशन ने कहीं ना कहीं इंडिया को एक स्कोप दिया है चाइना के साथ और ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशंस को डेवलप करने का, कल्टीवेट करने का। 2023 में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी शी जिनपिंग के साथ एक मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में जो ब्रिक्स में ब्रिक के समिट, इसके बाद ब्रिक समिट हुआ था रशिया कजान में 2024 में, वहाँ पर भी डिस्कशंस हुई। इन सारी डिस्कशंस के चलते हुए बॉर्डर टॉक्स को लेकर एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ और थोड़ी सी यहाँ पर डिसएंगेजमेंट की सिचुएशन क्रिएट हुई। अब ब्रिक्स के साथ साथ एससीओ है, क्वाड है, इन सब को कैसे बैलेंस करना है, यहाँ पर इंडिया की डिप्लोमेसी का एक टाइट रोप वॉक टेस्ट होगा। देखते हैं इंडिया इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से बैलेंस करते हुए चाइना के साथ अपने रिलेशंस को और बेटर मैनेज करता है। अब अगर मैं बात करता हूं कि इंडिया का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको लेकर इंडिया को क्या करना चाहिए, सो मिस्टर नारायण इस आर्टिकल में बोलते हैं कि इंडिया को सब्सटेंटिव इश्यूज के बियॉन्ड जाकर भी इन बॉर्डर टेंशंस के लिए काम करना होगा। एक प्राइमरी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जो कि मल्टी डायमेंशनल कंपटीशन बनता जा रहा है। इंडिया को एक प्रॉपर अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी जिसमें डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को इंटीग्रेट करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चले तो हमें उसके लिए खुद बहुत से इनिशिएटिव्स लेने होंगे और इन सारे इनिशिएटिव्स को लेते हुए हमें इंश्योर करना होगा कि अमेरिका भी हमारे साथ इस चीज़ को इंश्योर करे कि चाइना भी रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो करे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो रहती है फ्रीडम ऑफ सी, और चाइना की एग्जर्टिव पॉलिसी, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, ईस्ट चाइना सी हो, इंडियन ओशन हो, ये इस रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को भी कहीं ना कहीं चैलेंज करती है। यूएसए का फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को अमेरिका ने बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया है, काउंटर किया है। इसको चैलेंज करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए यूएसए ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। बट जैसे जैसे अब रशिया और यूक्रेन की वॉर के चलते हुए यूरोप और अमेरिका के बीच में नाटो को लेकर जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चाइना की पोजीशन को थोड़ा स्ट्रांग करते हैं विद रशिया एज वेल। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में इंडिया को थोड़ी और कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। यूएसए इंडिया चाइना का एक बहुत ही ट्रैंगुलर सा अफेयर बनता जा रहा है। इंडिया को बहुत ध्यान रखना होगा। द न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप जो आज चाइना के ऊपर एक टैरिफ वॉर कर रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इफ इट इज इन हिज नेशनल इंटरेस्ट, फॉर श्योर एनीवन एंड एवरीवन whosoever is a leader of a country, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा फोरमोस्ट करेगा। सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट आफ्टर ऑल दिस टैरिफ वॉर एंड एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन, दे कैन बिकम फ्रेंड्स। दे हैड बीन फ्रेंड्स इन द पास्ट, दे कैन अगेन बिकम फ्रेंड्स। इन दैट केस इंडिया के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंजिंग ये एक सिनेरियो होगा जिसके लिए इंडिया को बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के स्टूडेंट्स को कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स ऐड करने होंगे, जैसे कि क्लासिकल रियलिज्म हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया एंड क्रिटिकल जियोपॉलिटिक्स। ओवरऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली देखना होगा आर्टिकल 51 को, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट है, जहां पर हम एक पीसफुल फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। Similarly, Cabinet Committee on Security, National Security Council and Parliamentary Oversight of Foreign Policy, इन सब के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता हो, आप अपने आंसर को और ज़्यादा वैल्यू एडिड बना पाओगे। हिस्टोरिकल कनेक्ट मैं समझा चुका हूँ।
जो पॉलिसी अप्रोचेज हैं जो आपको याद रखनी है, उसमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। अगर आप इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क में इस एडिटोरियल को पढ़ के अपना नोट खुद बना लो तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जीएस प्री या मेंस में जो आप हैंडल ना कर पाओ, या आपके पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल में जिसके लिए आप एक अच्छा इफेक्टिव मीनिंगफुल आंसर ना लिख पाओ। If you like this explanation, this series, we would appreciate that you leave a comment for us. It will encourage us to work harder and to give more and more value to you. Thank you everyone.